हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 1857 के विद्रोह के क्या परिणाम रहे। 1857 के विद्रोह का बदला काफ़ी समय तक अंग्रेज़ों ने भारतीयों से लिया और ऐसे उपाय किए जिससे भारतीयों का मनोबल टूट जाए और वे कभी अंग्रेज़ों के खिलाफ संगठित ना हो पाए। तो उन्होंने इनके लिए कौन सी नीतियाँ अपनाई, क्या किया, उसका विस्तार से हम आगे वर्णन करेंगे। भारत में अंग्रेजी शासन के लिए यह एक प्रबल व प्रत्यक्ष संकट के रूप में पहली बार प्रकट हुआ। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध उत्पन्न हुए असंतोष के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को उत्तरदायी ठहराया और अतः ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी के शासन को खत्म कर देना चाहती थी। इसके लिए 1858 ईस्वी का अधिनियम पारित किया गया। विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने, जो कि उस समय के भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। उद्घोषणा में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और भारत के शासन को सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। यानी भारत में अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म कर दिया गया और सीधे उसे महारानी विक्टोरिया यानी ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। 1858 के अधिनियम के तहत ब्रिटेन में एक भारतीय राज्य सचिव का पद सृजित किया गया। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक मंत्रणा परिषद या इंडिया काउंसिल बनाई गई। इन 15 सदस्यों में से 8 की नियुक्ति सरकार द्वारा करने और 7 को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा चुने जाने की व्यवस्था की गई थी। भारत का ये सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और इस प्रकार ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत सचिव को भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व सौंपा गया। 1858 के अधिनियम के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। तो इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय बना। विद्रोह के फलस्वरूप सामंतवादी व्यवस्था चरमरा गई। आम भारतीयों के बीच सामंतवादियों की छवि देशद्रोहियों की हो गई, क्योंकि सामंतों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का सहयोग दिया था। वायसराय को इंग्लैंड की महारानी का प्रतिनिधि बनाया गया। सैन्य पुनर्गठन के तहत यूरोपीय सैनिकों की संख्या व वर्चस्व बढ़ा दिया गया और उच्च सैन्य पदों पर भारतीयों की नियुक्ति को बंद कर दिया गया। तोपखाने पर पूर्णतः अंग्रेजी सेना का अधिकार हो गया और अब सेना में भारतीय व अंग्रेजी सेना का अनुपात बंगाल में 2:1 यानी 2 भारतीय सैनिकों पर 1 अंग्रेजी सैनिक और मद्रास और बम्बई में 2:5 यानी 2 भारतीय सैनिकों पर 5 अंग्रेजी सैनिक रखे गए। 1914 तक कोई पद सूबेदार से ऊपर नहीं उठ सका। 1857 के पश्चात साम्राज्य विस्तार की नीति का अंत किया गया, परंतु आर्थिक शोषण जारी रहा, किंतु इसे नया रूप दे दिया गया। मुगल साम्राज्य के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त कर दिया गया। यानी 1857 के बाद वित्तीय पूंजीवाद शुरू होता है, उपनिवेशवाद का तीसरा चरण। तो इसके द्वारा भारत का शोषण किया जाने लगा और मुगल साम्राज्य के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त कर दिया गया तथा श्वेत जाति की उच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। ईसाई धर्म के प्रचार को भी कम कर दिया गया। इंग्लैंड की महारानी की घोषणा की कुछ प्रमुख बातें जिन्हें लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में आयोजित दरबार में पढ़ा था। इसकी प्रमुख बातें थी, अंग्रेजी राज्य में भारत का अब कोई भी नवीन क्षेत्र नहीं मिलाया जाएगा। भारतीयों के रीति रिवाजों एवं प्राचीन परंपराओं का सम्मान किया जाएगा। न्याय में समानता, उदारता व धार्मिक सहिष्णुता का पालन किया जाएगा। भारत के राजाओं के सम्मान व अधिकार उन्हें वापस लौटा दिए जाएंगे। धार्मिक शोषण समाप्त करने तथा प्रशासनिक सेवाओं में जाति व धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय प्रजा को ब्रिटिश प्रजा के समान माना जाएगा। वास्तव में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के हित में कोई निर्णय नहीं लिया। इंग्लैंड से भारतीय प्रशासन का नियंत्रण। इंग्लैंड के आर्थिक हित के लिए भारत व भारतीय संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया जाने लगा। श्वेत जाति की उच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादन। 1857 के पश्चात अब अंग्रेज खुलकर जातीय श्रेष्ठता के सिद्धांत का प्रचार करने व जातीय दम्भ दिखाने लगे। केवल यूरोपियों के लिए आरक्षित रेल के डिब्बे, प्रतीक्षालय, पार्क, होटल, स्विमिंग पूल, क्लब आदि इस नस्लवाद के स्पष्ट उदाहरण हैं।
अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सैनिकों द्वारा 1857 के विद्रोह में भाग लेने के कारण उनको गैर लड़ाकू घोषित किया गया और अब बड़ी संख्या में सेना में उनकी भर्ती करना बंद कर दिया गया। दूसरी ओर विद्रोहियों को कुचलने में सहायता देने वाले पंजाबियों, गोरखों, पठानों को लड़ाकू जाति घोषित किया गया और इनकी बड़ी संख्या में भर्तियां की जाने लगी। 1875 तक ब्रिटिश भारत की सेना का आधा भाग पंजाबियों का था। सैनिकों की सांप्रदायिक, जातिगत, कबीलाई व क्षेत्रीय निष्ठाओं को प्रोत्साहित किया गया ताकि उनके बीच राष्ट्रवाद की भावना ना फैल सके। फॉर एग्जाम्पल, अनेक रेजिमेंट में जाति व संप्रदाय के आधार पर कंपनियां बनाई गईं। जैसे जिन रेजिमेंट में रंग रूट अलग अलग 3 या 4 नस्लों से लिए गए, जैसे बंगाल व पंजाब में, उन्हें अलग अलग कंपनियों में रखा गया जिन्हें क्लास कंपनी कहा गया। 1858 में एक शाही आयोग यानी पील आयोग नियुक्त किया गया, जिसकी सिफारिश पर 1861 में सेना का पुनर्गठन किया गया। सेना के पुनर्गठन में ईस्ट इंडिया कंपनी की यूरोपीय सेना को अंग्रेजी सेना में मिला दिया गया। सेना में जातिवाद के आधार पर नियुक्तियां आरंभ कर दी गई। सैनिकों में प्रांतीय निष्ठा की भावना भड़काकर पंजाब, गढ़वाल, कुमाऊं, सिख, राजपूत, मराठा आदि रेजिमेंटों का गठन किया गया ताकि सैनिकों में राष्ट्रीय भावना जागृत ना हो। केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों की आय का 30% भाग अब सेना पर व्यय किया जाने लगा। भारतीयों को लड़ाकू व गैर लड़ाकू 2 वर्गों में बांट दिया गया तथा भारतीयों को युद्ध के लिए विदेश भेजना आरंभ कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1869 और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, जिसकी चर्चा हमने पिछली वीडियो में की है, इसी दौरान पारित किए गए। इसके बाद भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 पारित किया गया। इसके द्वारा सम्राट को यह शक्ति प्राप्त हो गई कि वह उच्चतम न्यायालयों और सदर दीवानी तथा फौजदारी अदालतों को समाप्त करके कलकत्ता, मद्रास व बम्बई में उच्च न्यायालयों की स्थापना कर सके। इस अधिनियम के फलस्वरूप 1865 में कलकत्ता, मद्रास व बम्बई में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। इसके पश्चात शाही पद अधिनियम 1876 पारित किया गया। इस अधिनियम में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटेन की सत्ता पर जोर देने के लिए रानी विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्ञी का पद संभाल लिया। अब भारतीय राजाओं की कानूनी स्थिति वो सर्वोच्च शक्ति के सहयोगियों से घटकर अधीनस्थ राजाओं की हो गई। भारतीय राज्यों पर अब अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियम लागू नहीं हो सकते। इसके बाद लॉर्ड कर्जन ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि राजा महाराजा अब राज्यों का शासन केवल ब्रिटिश सम्राट के एजेंट के रूप में करेंगे, ना कि राजाओं के रूप में। अंग्रेजों ने सर्वोपरि शक्ति के रूप में रजवाड़ों के आंतरिक शासन पर निगरानी के अधिकार का दावा किया और इस प्रकार उन्होंने शासकों को ही हटा दिया, क्योंकि वे इस राज्य में आधुनिक प्रशासन की स्थापना कर ब्रिटिश भारत से उनका पूर्ण एकीकरण करना चाहते थे। इसके अलावा अखिल भारतीय पैमाने पर रेलों, डाक, तार व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली, एक साझे आर्थिक विकास ने भी हस्तक्षेप को बढ़ाया। इसका दूसरा कारण था जनतांत्रिक आंदोलनों का उभरना। बांटो व राज करो की नीति का पालन। हमेशा की तरह वर्ष 1857 के बाद उन्होंने जनता के खिलाफ राजाओं को, एक प्रांत के खिलाफ दूसरे प्रांत को, एक जाति के खिलाफ दूसरी जाति को, एक समूह के खिलाफ दूसरे समूह को और सबसे अधिक मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को खड़ा करके बांटो राज करो की नीति को जारी रखने का फैसला किया। वे उभरते राष्ट्रवादी आंदोलनों को कमजोर बनाने के लिए इस एकता को तोड़ने पर आमदा थे। 1857 के विद्रोह के बाद बड़ी संख्या में मुसलमानों का यूज किया गया और हिंदुओं को अपना तरफदार बनाया गया। 1870 के उच्च व मध्यम वर्गीय मुस्लिमों को राष्ट्रवादी आंदोलन के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की गई। जमींदारों और भूस्वामियों को भारतीय जनता के स्वाभाविक नेता कहकर उछाला गया। उनके हितों व विशेषाधिकारों की रक्षा करके राष्ट्रवादियों के खिलाफ उनका इस्तेमाल किया जाने लगा। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878। इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीयों को शस्त्रहीन रखना था। इसके द्वारा भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस हथियार रखना एक फौजदारी अपराध करार दे दिया गया, परंतु यूरोपियों पर यह नियम लागू नहीं किया गया। यूरोपीय, एंग्लो इंडियन अथवा सरकार के कुछ विशेष अधिकारी इसकी परिधि में नहीं थे। तो इस प्रकार भारतीयों को हर प्रकार से कमज़ोर करने की कोशिश की गई, उन्हें तोड़ने की कोशिश की गई ताकि राष्ट्रवाद की भावना भारतीयों में ना पनप सके। तो ये थे 1857 के विद्रोह के परिणाम।
आने वाली वीडियो में हम 1857 के बारे में इतिहासकारों की, अलग अलग इतिहासकारों की क्या मत रहे उनके विषय में बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।